हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सिविल स्टाफ स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचएएस मेंस का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, इंग्लिश वाला जो एग्जाम हुआ था अभी राइट रिसेंटली, तो उसका आज डिस्कशन करेंगे। देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पे थे, कुछ उस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे थे, कुछ वॉइस के क्वेश्चन थे, और वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन करके जो है इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एचएएस मेंस इंग्लिश पेपर की बात कर रहे हैं, तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन लिखी हुई है। जो पहला क्वेश्चन था वो था बेसिकली रीराइट करने, स्टेटमेंट को रीराइट करना था। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, राइट। अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल आपने स्टेटमेंट को रीड करा है और इफ यू थिंक कि इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको वो करना है। इफ एनी, डोंट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। मतलब जो एक ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन है उसमें आप अननेसेसरी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि बोलने के हिसाब से मुझे वो सही नहीं लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर कुछ चेंज कर रहे हो, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे बेसिकली, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला जो सवाल था वो ये था, राइट। फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स, बोले अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव वर वेरी सजेस्टिव, सॉरी, राइट। अ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फ्यू होता है, एक आपका अ फ्यू भी होता है और एक आपका द फ्यू होता है। तो जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये तीन डिटर्मिनर होते हैं। तो फ्यू का मतलब तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ये तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का डिटर्मिनर होता है, राइट। और जब अ फ्यू लगा रहा है तो यहाँ पे सेंटेंस में अ फ्यू लिखा हुआ था इन्होंने। अ फ्यू का मतलब होता है बेसिकली सम, और सम जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। सम जो होता है कुछ होता है। जैसे मैं बोलता हूं देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि आज क्लास में कुछ बच्चे थे, राइट। बट यहां पे एक्चुअली आना था द फ्यू। आंसर था, मैंने आंसर करेक्ट करके लिखा हुआ है, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, राइट। इसका आइडिया में कहां से लगेगा, द फ्यू, क्योंकि देखो आर्टिकल द जब भी लगता है डिटर्मिनर के साथ तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक, क्योंकि आर्टिकल द एक डेफिनेट चीज को बताता है। सो द फ्यू मतलब टोटल, ऑल की बात करेगा, राइट। तो यहां पे इसका मीनिंग बनेगा ऑल। ठीक है जी, तो ये बोलना चाह रहा है। अब ये आइडिया कैसे लगता है हमें कि यहां पे द फ्यू ही डालें हम, क्योंकि यहां पे देखो एक बात लिख रहा है दैट ही हैड, दैट ही मेड, राइट। मतलब जितने भी दिए उसने, जितने भी दिए, तो अल्टीमेटली बोलना चाह रहा है ऑल की बात करना चाह रहा है, बट वो हिडन कॉन्सेप्ट होता है। अब जिस बच्चे को यहां पे डिटर्मिनर्स का नॉलेज है, राइट, सो यहां पे आंसर आएगा द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। मतलब जितने भी रिमार्क्स उसने दिए थे वो बड़े सुझाव वाले थे। ठीक है, जितने भी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, मतलब ऑल की ही बात कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव सोल्ड ऑल द बुक्स। इन जनरल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स जो नॉर्मल भाषा होती है, ठीक है, भाषा के अंदर जो है हम इनडिटर्मिनर्स का यूज नहीं करते हैं, बट ग्रामेटिकल जो भाषा है, डिटर्मिनर का जो चैप्टर है, वहां पे ये दिए होते हैं और इसके ऊपर सेंटेंस बनाने को आते हैं, राइट। तो यहां पे सही बनना था, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई हैव सोल्ड ऑल द बुक्स, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने सारी बुक्स को बेच दिया है, मैंने सारी किताबों को बेच दिया, राइट। तो अगर इस सेंटेंस को मैं डिटर्मिनर की हेल्प से बोलना चाहूं तो फिर मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव सोल्ड द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। I have sold the few books that I had। तो यहां पे मैं the few लगा के बेसिकली all का ही मीनिंग देना चाह रहा हूं। कन्वे मीनिंग यहां पे all का ही होता है, बट ये थोड़ा हिडन कॉन्सेप्ट होता है, हमें समझना पड़ता है। तो a few यहां पे गलत था। ग्रामेटिकल जो चेंज बनेगा that would be the few remarks that he made were very suggestive। So this could be the right answer over here। जिस बच्चे ने the few किया है उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये all को बताता है स्टूडेंट्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बड़ा मतलब बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बोला द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट आर दैट आई डिस्ट्रस्ट यू। अब द लॉन्ग एंड, अब नॉर्मली हमने तो यही पढ़ा होता है बचपन से कि भाई एंड लगने से क्या होता है, एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होती है, और एंड से तो भाई हमेशा वर्ब हमें यही सिखाया होता है कि बेटा आर लिख के आना है पेपर में। ठीक है, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू मार्केट, बट ये थोड़ा सा लेवल ऊपर की बात है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल की बातें पूछेगा, वहां पे 9th-10th वाली तो नहीं पूछेगा, राइट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये बेसिकली एक फ्रेज है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेन आइडिया। व्हाट इट मींस, मेन आइडिया। अब मेन आइडिया
जो है ये एक सिंगुलर ही बात को कंफर्म कर रहा है, सिंगुलर ही बात को कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो मेन आइडिया के लिए जो है आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे आ रहेगा, नहीं आ रहेगा, ठीक है। जिस बच्चे को इस फ्रेज का पता है कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, मेन आइडिया को बोलते हैं, क्रक्स को बोलते हैं, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है, प्लूरल नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पे एरर था इसका, आर का गलती थी, तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज आना था यहाँ पे, तो मैंने करेक्ट करके आंसर आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी इज, इन प्लेस ऑफ आर वी हैव टू पुट हियर इज, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला था डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्पाइट भी कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है, नेवरदलेस भी कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे बट लिखा मैंने, राइट, मैंने लिख दिया बट, मैंने बोला उसके पास बहुत पैसा है, तो यहां पे पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि जब आप ये कंजंक्शन लिखते हो ना मिडल में, तो रिजल्ट फिर हमें नेगेटिव शो करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, राइट। विरोधाभासी कंजंक्शन बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड विरोधाभासी कंजंक्शंस, बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही विल नॉट हेल्प एनीबॉडी, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो हेल्प किसी की करता नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब ये कर क्या रहा है, यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर दे रहा है, यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर दे रहा है, तो इस सेंटेंस में सिर्फ नेवरदलेस एलिमिनेट करना था आपको। डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लिखी जाती, वो अपने आप बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो सही बन जाएगा डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि उसके एक्सपीरियंस के कमी होने के बावजूद भी ही वॉज ऑफर्ड द जॉब, ठीक है। तो क्या होता है कि डिस्पाइट जब हम बनाते हैं, डिस्पाइट से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें कंडीशंस हमेशा नेगेटिव दी होती है और रिजल्ट उसके साथ हमेशा पॉजिटिव आते हैं। जैसे आप बोलते हो मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने क्लास को अटेंड किया, सो डिस्पाइट बीइंग इल I attended my class. So when the conditions are negative but results come positive, so their views, that particular statements are made with the help of despite actually, right? And when the conditions are positive but the results come negative, their views in spite of. Like हम बोलते हैं in spite of working very hard, in spite of working very hard, he couldn't win the third prize. उसकी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो थर्ड प्राइज भी नहीं जीत पाया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुडंट क्रैक हिज एग्जाम, राइट, कि उसकी कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो अपने पेपर को भी क्रैक नहीं कर पाया, राइट। तो यहां पे रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, हालात पॉजिटिव है। तो डिस्पाइट और इनस्पाइट का यही कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे कंडीशन हमें क्या दे रहा है कि उसके लैक होने के बावजूद भी कंडीशंस यहां पे नेगेटिव है, बट रिजल्ट्स यहां पे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, उसको फिर भी जॉब को ऑफर किया गया। तो ये डिस्पाइट का कॉन्सेप्ट होता है। डबल यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बनियन ट्री इज अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्यारा सा सेंटेंस है आर्टिकल का। सो द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, ठीक है, बिल्कुल करेक्शन। आई थिंक ये सभी बच्चों ने सही भी किया होगा, कोई ज्यादा टफ नहीं था ये। द बनियन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकल दे रहा है, उसकी प्रकार बता रहा है, और यहाँ पे अ फिग ट्री, यहाँ पे आर्टिकल ए लिखने की जरूरत नहीं है। सो राइट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, राइट। तो अ फिग ट्री, अगले वाला जो आर्टिकल ए को लिख रहा था उसको एलिमिनेट करना था स्टूडेंट्स, सिंपल सा सेंटेंस दे दिया था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। बोला सम वर किल्ड and others were injured badly, right? Some were killed and others were injured badly. अब अगर मैं इस injured verb को पहले लिखता हूं, injured एक verb है, ठीक है, badly एक adverb है, राइट। तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो verb होती है, verb कभी adverb को डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है। तो ये उल्टा लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, गुड बॉय, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बॉय लड़का, फिर हम बोलते हैं अ बॉय एक लड़का, फिर हम बोलते हैं अ गुड बॉय, राइट। तो सीक्वेंस होता है। फिर यहां पे मैंने क्वालिफायर डाल दिया एडजेक्टिव बीच में, यहां पे लड़का बोला, यहां पे एक लड़का बोला, यहां पे एक अच्छा लड़का बोल दिया। नाउन के लिए ही डिटर्मिनर लिखा जा रहा है, यहां पे भी नाउन के लिए लिखा जा रहा है। अब मैं यहां पे एडवर्ब डाल देता हूं, अ वेरी गुड बॉय, राइट। तो यहां पे बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब है। तो वेरी इसको डिस्क्राइब करेगी या वेरी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगी। तो हम यहां पे बैडली एडवर्ब को पहले लिखेंगे ना। एडवर्ब का जो काम होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब नेवर मॉडिफाइज द एक्शन ऑफ एडवर्ब।
बल्कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करती है। तो यहां पे बैडली इंजर्ड होना चाहिए था, थोड़ा सा ग्रामेटिकल का हेर फेर कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ये आप देख सकते हो। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बर्ड्स डैश देयर एग्स इन देयर नेस्ट्स। तो ये जो ले वर्ब है, एक्चुअली तीन तरह की वर्ब्स होती हैं, एक लाए होता है, एक फिर दोबारा लाए होता है, और एक फिर ले होता है, राइट। तीन वर्ब्स होती हैं। एक लाए जो होता है ये तो झूठ वाला होता है, इसकी सेकंड फॉर्म तो लाइड ही हो जाती है, थर्ड भी लाइड होती है। जैसे आप बोलते हो माय फ्रेंड लाइड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला, तब फिर वहां तो हम लाइड ही लिखते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा जो लाए होता है इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है, तो थर्ड फॉर्म इसकी लेन हो जाती है। लाए ले लेन होता है, ये होता है कोई चीज वैसे गिरी पड़ी है नीचे, ठीक है। जैसे बोलते हैं टू लाई ऑन द बीच, बीच के ऊपर, जैसे गोवा जाओगे तो वहां पे लोग सोए रहते हैं बीच के ऊपर, टू लाई ऑन द बीच, कोई चीज पड़ी हुई है, गिरी हुई है, ठीक है, नीचे लेटी हुई है, लाइक दैट। और ले का मतलब दो तीन तरीके से होता है स्टूडेंट्स। ले का मतलब यहाँ पे हम देयर एग्स, अंडे देने को भी ले बोलते हैं, ठीक है। तो ले ही वर्ब यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब ले यहाँ पे इटसेल्फ करेक्ट है। ले जो वर्ब थर्ड है इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लेड लेड होती है, सेकंड भी लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी लेड होती है। तो यहाँ पे ले कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत नहीं है, ठीक है। ले की सेकंड फॉर्म लेड होती है और ले का यूसेज डिफरेंट तरीके से होते हैं। द हेन लेड एन एग, मुर्गी ने अंडा दिया, ऐसे भी इसको यूज करते हैं। द मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन, इस वर्ब को ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ऊपर वाली दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ले वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। सो ले के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। he would come if you dash। अब देखो विल का पास्ट वुड होता है, क्लॉज का क्वेश्चन आ गया, इफ से डाल रहा है बीच में। जब विल का वुड आ गया तो विश का सेकंड फॉर्म विस्ट आना चाहिए, कॉमन सी बात है, टेंस के अकॉर्डिंग चलो ना। he would come वो आएगा इफ यू विस्ट इट, अगर तुम ये इच्छा रखते हो तो। मतलब ये हमारी एक इंप्रोबेबल कंडीशन का शॉर्टकट है ये, ठीक है। तो वुड प्लस V1 जब भी आता है तो अगले आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई किया जाता है। वुड मॉडल आ रही है, कम फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जब विल का वुड आ रहा है तो विश का विस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई डैश समथिंग बर्निंग, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहां पे आना चाहिए आंसर आई स्मेल्ट, इट शुड बी स्मेल्ट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्मेल्ट आएगा स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था इसके आधार पे, ठीक है। ही विल वेट फॉर यू अंटिल यू रीच ही। अब ये जो स्टेटमेंट है ये यहां तक यू तक ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें आ रहा है हमारा रिजल्ट, यहां से लेके यहां तक ये रिजल्ट है। ही विल वेट फॉर यू, कि वो तुम्हारे लिए इंतजार करेगा, कि वो तुम्हारा इंतजार करेगा, दिस इज द रिजल्ट, राइट। और कंजंक्शन के साथ जो भी अगली क्लॉज लिखी जाती है उसको बोलते हैं बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है डिपेंडेंट क्लॉज होती है। दिस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट हैज टू डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। वाक्य का एक मुख्य हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, सो यू विल गेट सक्सेस, दिस इज द रिजल्ट, कि तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसके पीछे मैंने कंडीशन क्या डाली, अगर तुम मेहनत करोगे। सो इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं अकेला बोलता हूं इफ यू वर्क हार्ड, इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो कंजंक्शन के साथ जो भी पार्ट लिखा होता है वो हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और जो मुख्य क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वाक्य का मुख्य हिस्सा है। ही विल वेट फॉर यू अंटिल यू रीच, इसमें कोई भी चेंज नहीं बनेगा, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यहां पे रिजल्ट फ्यूचर में आ रहा है, रिजल्ट जब भी फ्यूचर में आता है प्रिंसिपल क्लॉज में तो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। तो यहां पे अंटिल यू रीच ही रहेगा, कोई करेक्शन नहीं होगी, राइट। ही थैंक्ड, टेंस कौन सा चल रहा है, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, तो क्या यहां डू आएगा, नहीं, डिड आएगा, व्हाट आई डिड। तो टेंस का स्ट्रक्चर के आधार पे चलना होता है। जब अर्लियर स्टेटमेंट पास्ट में है सो लेटर ऑन भी आपको डू की जगह उसकी सेकंड फॉर्म डिड लिखनी थी। क्लियर है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वॉइस को चेंज करना है, ठीक है। ये सेंटेंस मैं अभी चेंज करके आपको बता दूंगा, चेंज द वॉइस, ठीक है। सी पार्ट था ये क्वेश्चन का। ही केप्ट मी वेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी का क्या उठाओगे पहले, आई। टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में होता तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वॉज, आई वॉज,
आई वॉज केप्ट, पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम, तो ये बनेगा इसका राइट पैसिव वॉइस, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और जेरंड एज ए वर्ब के मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन गया बेसिकली, और बाय हिम हमने लिख दिया। फियर गॉड, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फियर गॉड का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फियर गॉड को कभी यहां पे ये मत सोचना कि फियर यहां पे जो है इसका कोई लेट वाला अप्लाई कर दोगे। फियर गॉड एक यूनिवर्सल ट्रुथ है स्टूडेंट्स, इसका नो चेंज होगा, इसकी कोई वॉइस नहीं बनेगी, नो चेंज, रिमेन सेम इन पैसिव वॉइस। जो बच्चा इसको फियर गॉड ही लिख के आया उसको नंबर यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कई चीजें ना ऐसे एग्जामिनर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी बना देता है। बोल रहा डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, डोंट से बना रहा है, ठीक है। डोंट, डोंट कौन सी फॉर्म है? डू कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी कोई एक्टिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रिटन विद V1, राइट। इसको बनाने के 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लेट वाला रूल लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारा, तो लेट द पुअर, इसका रूल ये होता है स्टूडेंट्स, लेट लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है, फिर बी लग जाता है, फिर वर्ब की V3 लग जाती है। पूरा रूल ये है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो लेट वाला रूल हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं। सो लेट द पुअर बी, वर्ब क्या है? लुक, लुक्ड, और फिर डाउन लिख दो, फ्रेजल वर्ब साथ में लिख दो, लुक डाउन अपॉन, लेट द पुअर बी लुक्ड डाउन अपॉन, ठीक है। ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, लेट द पुअर बी लुक्ड डाउन अपॉन। दिस कुड बी द राइट पैसिव वॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्दर क्वेश्चन, अल्कोहल कांट बी सोल्ड विदाउट लाइसेंस, राइट। अब देखो कांट मॉडल आ गई, उसके साथ बी लगा रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है, सेल सोल्ड सोल्ड होता है। अब यहां पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए रूल्स की, आपको यहां पे हाइड कर रहा है, हिडन कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्कोहल कांट बी सोल्ड विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है, मतलब कांट बी सोल्ड आ गया, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो वन, ऐसे भी बन सकता है, वन कांट सेल, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल, वन कांट सेल अल्कोहल विदाउट लाइसेंस, राइट, ऐसे बन जाएगा। वन कांट या नो वन भी लिख सकते हो आप, नो वन कांट सेल अल्कोहल विदाउट लाइसेंस, सो दिस इज द एक्टिव वॉइस। अब कैन नॉट मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, जैसे मैं बोलता हूं आई कैन टीच यू, तो पैसिव क्या बनेगा? यू कैन बी टॉट, यू कैन बी टॉट बाय मी। तो मॉडल प्लस B3 कहां लगता है? पैसिव वॉइस में। अब मैंने यहां से पकड़ लिया है, मॉडल आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव है, तो एक्टिव बन जाएगा वन कांट सेल अल्कोहल विदाउट लाइसेंस। नेक्स्ट, व्हाट प्लीज्ड हिम सो मच, व्हाट प्लीज्ड हिम सो मच, तो ही, पैसिव वॉइस प्लीज्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा? ही वॉज प्लीज्ड, he was pleased, what pleased him so much, so he was pleased, what को WH वर्ड को यहीं लिख दो, what he was pleased so much, तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बन जाएगा, what pleased him so much, so what he was pleased so much, ठीक है। पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, थोड़ा सा बोलने में आपको लग रहा होगा कि शायद ऐसे नहीं होगा, बट एक्चुअली होना ऐसे ही है। WH वर्ड अपनी जगह रहेगा, ठीक है। WH वाली टाइप में क्या होता है कि हु का बाय हु बन जाता है, लेकिन अदर जो वर्ड्स होते हैं WH वर्ड हु का सिर्फ बाय हु बनाना है, बाकी वेयर है, विच है, व्हेन है, व्हाट है, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। सो व्हाट ही वाज प्लीज्ड सो मच, ठीक है, ये इसका पैसिव बन जाएगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं पहले। ही सेड टू हिज सिस्टर, व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू, व्हाट, जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपकी जो है WH वर्ड में गिवन होती है, तो पहली बात ये जो सेड होता है ये कभी टोल्ड में नहीं जाता,
आस्क्ड में लिखा मैंने, ही आस्क्ड हिज सिस्टर, राइट। और वैसे हमने पढ़ा है और नॉर्मल टाइप्स में कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, दैट लिखा जाता है। बट WH वाले टाइप में कभी भी मिडिल में दैट नहीं आता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दैट नहीं लिखा है, WH वर्ड को वैसे लिख दिया। अब पर्सन चेक करिए, कौन सा पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है। सेकंड पर्सन आ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग। हिज सिस्टर क्या बनेगी, शी, ठीक है। फिर टेंस चेक करो कौन सा आ रहा है, सेड, सेड आ रहा है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहला, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो आपको अगला टेंस तो बदलना ही पड़ता है। रूल ये है, कंडीशन यही होती है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब वुड बी इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, ठीक है। वो टेंस बदलने के बहुत मतलब डिफरेंट टेंस बदल जाते हैं। जैसे डू आ रहा है तो ये जाएगा पास्ट में, ठीक है। और नरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है, यहां पे तो सवाल है, यहां पे तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उसे बताऊं, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उसे बताऊं, तो ये तो क्वेश्चन है। बट नरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जाता। ध्यान रखना, नरेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स बनते हैं। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट कैन नेवर बी मॉडिफाइड इनटू इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जाता, इसलिए मैंने ये वाली स्टेटमेंट देखो सिंपल में कन्वर्ट कर दी है। ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाट, पर्सन के अकॉर्डिंग शी आ गया, ठीक है। अब बच्चा यहां कर सकता है कि डू यू आ रहा है, सर डिड यू क्यों नहीं आया, क्योंकि डिड यू इसलिए आया, ये जो मेन वर्ब होती है ना, इस मेन वर्ब का V2 लिखना पड़ता है हमें। जब सिंपल बनाते हैं अफर्मेटिव नरेशन के अंदर तो मेन वर्ब का V2 लिख देना आपने, डिड नहीं लिखना होता है। यहां पे देखो डू यू गो देयर, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड यू गो देयर, यही बनेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में नहीं जाता, नरेशन के अंदर क्वेश्चन फुल स्टॉप में कन्वर्ट होता है। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां मैंने फुल स्टॉप लिखा, व्हाट शी वांटेड। अब यहां पे यू आ गया, यू का पर्सन क्या है, अच्छा मी आ गया, मी का पर्सन क्या है फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ही के लिए क्या लिखा गया, हिम। और फिर यू दोबारा से सेकंड पर्सन आ गया, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज सिस्टर के लिए क्या लिखा गया, हर। तो ऐसे बनेगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाट शी वांटेड हिम टू टेल हर, ऐसे बनेगा। थोड़ा घुमा रहा है, घुमाया इसलिए क्योंकि यहां पे इसने यू भी डाल दिया। व्हाट डू यू वांट, फिर यहां पर्सन डिफरेंट दे दिया मी। तो आपको यहां नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता। मैं लिख देता हूं इस बात को, फर्स्ट पर्सन, पहले तो आपको पर्सन पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये मी फर्स्ट पर्सन होता है, आई, मी, ये सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। फिर आपको सेकंड पर्सन पता होना चाहिए, सेकंड पर्सन क्या लगा रहा है यहाँ पे, यू, सेकंड पर्सन यू होता है, ठीक है। इन दो पर्सन पे था ये क्वेश्चन। जिसको ये रूल रेगुलेशन पता है, नरेशंस आप विदाउट रूल्स नहीं कर सकते, आपको पूरा पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे स्टूडेंट्स, नहीं तो दिक्कत होगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हिज मदर सेड, फिर से आ गया वही, WH वाले ज्यादा डाले, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन डाले हैं ना पेपर में, राइट। व्हाट एन इडियट यू आर, लुक व्हाट यू हैव डन, राइट। सो हिज मदर सेड, ठीक है, यहां पे गलती से बाय मिस्टेक मैंने सेड लिख दिया, आस्क्ड हो गया, यहां आस्क्ड कर दो, इंट्रोगेटिव आ रहा है। इंट्रोगेटिव जब भी आ गया तो सेड और टोल्ड तो लगते नहीं है। द मदर, हिज मदर आस्क्ड आ जाएगा, फिर व्हाट WH वर्ड आएगा, इसकी जगह तो दैट मत लगाना, कभी भी दैट मत लगाना स्टूडेंट्स, WH वर्ड अपनी जगह रहेगा। व्हाट एन इडियट यू आर, व्हाट एन इडियट यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो उसकी मदर ने मुझे ही तो बोला, मदर ने मुझे ही तो बोला है कि तुम, जब यहां यू आ रहा है तो मतलब यहां मी अंडरस्टूड है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। सो हिज मदर सेड टू मी व्हाट एन इडियट यू आर, ठीक है ना। उसकी मदर ने उसे कहा कि तुम जो है, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ही भी आ सकता है, वैसे ही भी लगाओगे तो भी गलत नहीं है। सो व्हाट एन इडियट ही वाज, या व्हाट एन इडियट आई वाज, लुक व्हाट आई हैड डन। अब यहाँ पे फिर पर्सन आ गया, यू पर्सन आ गया, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ओ हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, चाहे उसकी मदर ने उसको कहा है, चाहे उसकी मदर ने मुझे कहा है, चाहे आप यहाँ पे आई लिख दो, चाहे ही लिख दो, तो वो गलत नहीं होगा। व्हाट आई हैड डन, टेंस बदल गया, यहां पे कौन सा टेंस चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, हैड डन। तो थोड़ा पर्सन्स के खेल के ऊपर चलती है नरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो मैंने चलो वैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है, बट इस चैप्टर को आपको डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नरेशंस का ये फंडा समझ आएगा।
अब जिनके बेसिक फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है वो तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि यार ये आस्क्ड कैसे आ रहा है, ये पर्सन कैसे बदल दिए सर ने। ठीक है, ये थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, आपको सारी नरेशंस के टाइप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में भी करवा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, जो हमारा सिविल स्टाफ का चैनल है उसके ऊपर मैं डिटेल में नरेशन चैप्टर को और वॉइस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये पेपर में मैं देख रहा हूं कि आते हैं ये, और WH के ही चल रहे हैं, देख लो, आप देख सकते हो। अगला देखो, अब हेल्पिंग वर्ब टाइप का आ गया। शी सेड टू हर सन। क्या होता है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, रिपोर्टेड स्पीच डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, फिर इसको हटा के या तो आप इफ लिख सकते हो या तो आप वेदर लिख सकते हो। WH टाइप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कुछ नहीं लिखा जाता है, बट हेल्पिंग वर्ब के टाइप में इफ और वेदर लिखना मैंडेटरी होता है, ये आपने ध्यान रखना है। बोल रहा है शी सेड टू हर सन। ठीक है, तो शी सेड टू हर सन, शी आस्क्ड हर सन, शी आस्क्ड हर सन। इंट्रोगेटिव जब भी आगे आएगा, जब भी यहां पे इंट्रोगेटिव आएगा, डोंट गो टू द रिवर। ठीक है, तो यहां पे इंट्रोगेटिव आ गया तो आस्क्ड आ गया। ठीक है, इफ ही डिडंट, यहां पे पर्सन चेक करो, डोंट गो टू द रिवर टुडे। ठीक है, किसको बोला? हर सन को बोला है, तो ही लगा दिया यहाँ पे पर्सन। इफ ही डिडंट गो टू द रिवर दैट डे, टुडे का किस में चला जाएगा? दैट डे में चला जाएगा। ठीक है, इट इज को वॉज में ले जाएंगे, इट वॉज इन फ्लड एंड ही माइट ड्राउन। ठीक है, पर्सन आ गया सेकंड, पर्सन सेकंड आ गया तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हर सन क्या बना? ही बना। मे की मॉडल किस में जाएगी? पास्ट में। यहाँ पे हर वो प्रेजेंट की हैपनिंग आपको पास्ट में लेके जानी पड़ेगी। टुडे दैट डे में जाएगा, टुडे प्रेजेंट है, दैट डे पास्ट है, राइट। नाउ प्रेजेंट है, देन पास्ट होता है। तो आपको थोड़ा रूल रेगुलेशन पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इफ और वेदर आप लिख सकते हो। अगला भी इसी टाइप के ऊपर था, अगला जो क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप के ऊपर था। देखो यहाँ पे आ गया आर यू, फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो मैंने इफ की जगह वेदर लिख दिया। चाहे आप इफ लिख लो चाहे आप वेदर लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों करेक्ट है। इफ और वेदर में से कोई भी कंजंक्शन आप डाल सकते हो। ही सेड, ही आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड में चला गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इसकी जगह हटा के हमने वेदर लिख दिया। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। ही सेड आर यू यहां आ रहा है तो मतलब मी यहां पे है, तो मी यहां पे है तो आई लिख दिया। इज एम आर जाएगा पास्ट में, आई वॉज इन अ पोजिशन टू हेल्प हिम देन। नाउ किस में चेंज होता है? देन में। तो हर वो एक चीज आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलनी पड़ती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज कैसे आप चेंज करोगे, राइट। तो ये नरेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। The officer said, I must go at once. The officer said that he must go at once. तो इजी था क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते थे इजीली आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Use each word in the given pairs in a different sentence in order to bring out the difference in their meanings. No mark will be awarded for vague and ambiguous sentences. Right? मतलब एक कंफ्यूजिंग पेयर दे देता है। इमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट क्या होता है, ठीक है, आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको बताना होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। शीर का टू अटर होता है, बोलना होता है, ठीक है। नथिंग अदर देन अनलिमिटेड, अनमिटिगेटेड, सॉरी, ठीक है। तो शीर मतलब किसी चीज को अटर करना होता है, बोलना होता है। एग्जाम्पल, पीपल डांस्ड इन द स्ट्रीट्स आउट ऑफ शीर जॉय, राइट। इसका मतलब शीर जॉय वही होता है, कंप्लीट जॉय। नथिंग अदर देन अनमिटिगेटेड, राइट। जो कंप्लीट चीज होती है उसको बोलते हैं शीर। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से बनाया, पीपल डांस्ड इन द स्ट्रीट्स आउट ऑफ शीर जॉय। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होगा, इससे मिलता जुलता। शेयर, ये एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना। टू कट द वुल ऑफ, टू कट द वुल ऑफ, राइट। एग्जांपल है, राहुल हैज नेवर शेयर्ड अ शीप बिफोर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप मीनिंग्स को ध्यान रख सकते हो कि कैसे इसका एज ए वर्ब यूज कर रहा है। शेयर की सेकंड फॉर्म शेयर्ड होती है, तो हैज के साथ यहाँ पे फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सो राहुल हैज नेवर शेयर्ड अ शीप बिफोर, दिस इज द राइट सेंटेंस। अगला जोड़ा देखें स्टूडेंट्स, डिसेंट, एक एस वाला है, एक दूसरा होगा, फिर इसका मतलब तो डिसएग्रीमेंट होता है। कंसेंट होता है, कंसेंट का ही ऑपोजिट डिसेंट होता है, ठीक है। देयर वाज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू, ये इजी था वर्ड, वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देयर वाज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू, मतलब इस विचार के ऊपर कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी का, ये बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिसेंट एस, ये वाला है, ठीक है, डिसेंट। एक डिसेंट दूसरा भी होता है, DECENT, आप ये मत सोचना वो बड़ा डिसेंट है,
डिसेंट वो बड़ा जेंटलमैन है, भद्र पुरुष है, उसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट पर्सनैलिटी, वो स्पेलिंग ये वाली होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम निकलती है। डिसेंट एक DES सिंगल होता है कि डबल होता है। फॉलिंग, ड्रॉपिंग, द प्लेन हैड गॉन इनटू अ स्टीप डिसेंट, तो गिरने की सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं, ये आपका जेंटलमैन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखें, डिफाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है जी। डिफाई होता है किसी को ललकारना, किसी को चैलेंज करना, ठीक है। तो टू चैलेंज समवन या रिफ्यूज टू ओबे, किसी की बात को नहीं मानना। शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। शी डिफाइड हर पेरेंट्स मतलब उसने अपने पेरेंट्स को क्या किया, डिसोबे किया और उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया, राइट। अच्छा, डिफाई का अगला पेयर देखो, DEIFY, ये अगला पेयर है DEIFY, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पूजा पाठ करना, वर्शिप को बोलते हैं, ध्यान रखना। शी वॉज डिफाइड बाय द अर्ली रोमन्स एज ए गॉडेस, ठीक है, मतलब उसको पूजा जाता था। शी वॉज डिफाइड बाय द अर्ली रोमन्स एज ए गॉडेस, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अडेप्ट, टू एडजस्ट करना, बड़ा इजी सा पेयर था, आई थिंक ये सभी बच्चों ने सही किया होगा। टू एडजस्ट करना, रिकॉन्साइल करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना होता है। बोल रहा है जहां पे भी वो जाते हैं, वेयर एवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लोकल सर्कमस्टांसेस, कि भारतीय लोग हर सिचुएशन में जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, ढल जाते हैं वो, राइट। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर मींस सेंटेंस हमने बता दिया ऐसे कि इसको ऐसे यूज करना होता है, अडेप्ट को आप ऐसे यूज कर सकते हो। एक फिर अगला वर्ड इसके साथ पेयर जोड़ा है, बड़ा अच्छा सा वर्ड है अडेप्ट, इसको अडेप्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है गुणी व्यक्ति, स्किलफुल, एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट। सो ही इज अडेप्ट एट डांसिंग, ही इज अडेप्ट एट डांसिंग। मैंने छोटा सा एग्जांपल बना दिया है, ठीक है, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पे, ग्रामेटिकल नजरिए के आधार पे सही जा रहा है तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, यहाँ पे कोई आपका नंबर मार्क्स काट नहीं सकता यहाँ पे। सो ही इज अडेप्ट एट डांसिंग, जैसे गुड एट डांसिंग होता है वैसे अडेप्ट एट डांसिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोलते हैं, ठीक है। च्योर मींस होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ही हैज बीन सिंगिंग इन दिस चर्च च्योर सिंस ही वाज 6। चर्च के अंदर जो एक सिंगिंग का समूह होता है, कभी आप चर्च जाओगे तो देखना जब प्रेयर्स होती हैं तो एक ग्रुप मिलके जो है कुछ सिंग करता है, गाना गाता है, प्रेयर्स करते हैं, भगवान की प्रेज करते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट थोड़ा सा एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, ठीक है, दैट इज व्हाट, वो है ये क्वायर, ठीक है। क्वायर, अ कलेक्शन ऑफ 24 और समटाइम्स 25 शीट्स ऑफ पेपर द सेम साइज, सेम साइज की 24 या 25 शीट्स का जो होता है उसको बोलते हैं क्वायर बेसिकली। द लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑक्टोवा, 8 लीव्स इन क्वायर, ऐसे मतलब इसको सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसे इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे, यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। पहले तो आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है, आफ्टर दैट आपको यू हैव टू मेक वन स्टेटमेंट ऑन योर ओन, एक सेंटेंस भी उस पे आपको बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन से इडियम्स पूछे गए थे। डील इन पूछा गया है, ठीक है, डील इन का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना, ट्रेड करना। माय फादर डील्स इन लग्जरी गुड्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने। डील इन एक फ्रेजल वर्ब है, डील विद भी होता है, उसका मतलब हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। आई कैन इजिली डील विद दिस सिचुएशन, ठीक है, डील विद लगता है आसान सिचुएशन को हैंडल करने में, और कोप विद लगता है डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में। कोप विद और डील विद में ये फर्क होता है, कोप अप विद कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना है, कोप अप विद कभी भी नहीं होता, राइट। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टू बरी द हैचेट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है, मतलब शांति बना लेना, पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देना। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग ओवर हु शुड हैव गॉटन दैट्स मनी, कई सालों की जो झगड़ा था, ठीक है, कि पैसा किसको मिलेगा फादर का, तो मेरे भाइयों ने फिर फाइनली क्या कर दिया, जो विवाद था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है, शांति से समझौता कर लेना। बरी हो गया कि मतलब जो गड़े मुर्दे थे उसको वहीं पे दफना दिया, ठीक है, कि मतलब आगे जो है शांति से रहेंगे। नेक्स्ट, बी इन फॉर, बी इन फॉर का मीनिंग होता है फ्रेजल वर्ब है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ बुरा एक्सपीरियंस करना लाइफ में। द वेदर फोरकास्ट सेज वी आर इन फॉर हैवी रेन दिस इवनिंग, जैसे कई बार फोरकास्ट हो जाता है कि बहुत जो है भूकंप आने वाला है या मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो मतलब हम क्या हो गए, हमें एक एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस जब हम फील करते हैं तो वहां पे इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला है हमारा रन थ्रू। रन थ्रू का मीनिंग होता है बेसिकली अ रिहर्सल करना, अ ब्रीफ
को बोलते हैं द टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड अ रन थ्रू ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमें कुछ परफॉर्म करना होता है या कुछ हमें मार्केट में उतारना है, किसी बुक को उतारना है, तो उससे पहले हमें उसका पूरी प्रूफ चेकिंग करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया हुआ है। बोल रहा है द टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड अ रन थ्रू, मतलब रिहर्सल, ब्रीफ समरी, ठीक है, ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, मतलब ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट, एट लार्ज। एट लार्ज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जब कोई चीज खतरे में होती है, इसको एट स्टेक भी बोलते हैं, एट स्टेक भी बोलते हैं, एट लार्ज भी बोलते हैं। द सोल्जर रिपोर्टेड दैट अ प्रिजनर वाज एट लार्ज। ठीक है, सोल्जर ने रिपोर्ट किया कि जो अपराधी था वो खतरे में था। ठीक है, वॉज एट लार्ज, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्प ऑन, हार्पिंग ऑन। हार्प एक वर्ब है, हार्पिंग ऑन होता है टू टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटली, लगातार बोलते रहना। ठीक है, शी इज ऑलवेज हार्पिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डाइट। ठीक है, कई लोग होते हैं डाइट को लेके बड़े कॉशियस रहते हैं, तो ऐसे इसको हार्पिंग ऑन को आप यूज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगुनिया पिग, ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इडियम है। अ पर्सन यूज्ड इन अ साइंटिफिक टेस्ट। ठीक है, मतलब ना कुछ आप कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप जो एक बंदे का यूज करते हो एज ए टेस्ट, राइट। पूरा दे आर आस्किंग फॉर स्टूडेंट्स टू बी गुनिया पिग्स इन देयर रिसर्च इनटू द कॉमन कोल्ड, राइट। तो मतलब पहले किसी पर्सन के ऊपर वो टेस्ट होता है, उसको गुनिया पिग बोलते हैं, वहां पे इस मुहावरे को यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्पोज ऑफ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। जैसे आप बोलते हो आई वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर, और डिस्पोज के साथ कभी भी ओ डबल एफ नहीं लगता, सिंगल प्रपोजिशन लगती है। पेपर में भी आया क्वेश्चन, डिस्पोज ऑफ सिंगल लिखा हुआ वहां पे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे, अ पेप टॉक। अ पेप टॉक एक अच्छा मुहावरा है, अ शॉर्ट स्पीच को बोलते हैं। द कोच गेव द टीम अ पेप टॉक, अ पेप टॉक, राइट। ऐसे आप इसको यूज कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अ पेप टॉक तो हो गया। ठीक है, मेक डू। मेक डू का मीनिंग होता है मैनेज विद द लिमिटेड, मतलब जितना कुछ आपके पास है उसी में ही गुजारा कर लेना, उसी में मैनेज कर लेना सिचुएशन को, राइट। रोहन वुड हैव टू मेक डू विद हिज ओल्ड कार। अब कई बार होता है कि हमारे पास नई गाड़ी के लिए पैसा नहीं है, तो बंदा जो पुरानी कार है, पुरानी बाइक है, उसी में गुजारा कर लेता है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम मेक डू फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। सो आई थिंक ये लास्ट ही था। ठीक है, इसके बाद इसमें दो लेटर आए थे इस पेपर में, ठीक है, और दोनों ही फॉर्मल लेटर्स थे स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर्स थे। मैंने चेक किया था पेपर, तो उसमें फॉर्मल लेटर्स थे। तो लेटर्स कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, उसकी आपको पर्टिकुलर क्लासेस मिल सकती हैं। ठीक है, मैं आपको दूंगा आगे। ठीक है, और उसके बाद एक इसमें एसे आया था। ठीक है, सो लेटर राइटिंग जो ग्रामेटिकल पोर्शन था, जो मेन रूल रेगुलेशन वाली बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब लेटर राइटिंग कैसे होती है या एसे राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, उसके ऊपर आपको अलग से क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।